दोस्तों, कहानी का आनंद लेने के लिए कहानी को पूरा सुनिएगा और अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रविशंकर के रिटायर होने की तारीख जैसे जैसे पास आ रही थी वैसे वैसे विमला के मन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। रविशंकर एक बड़े सरकारी ओहदे पर हैं। अब उन्हें हर महीने पेंशन की एक तयशुदा रकम मिलेगी। विमला की चिंता की वजह अपना मकान न होना था, क्योंकि रिटायर होते ही सरकारी मकान तो छोड़ना पड़ेगा। रविशंकर अभी तक परिवार सहित सरकारी मकान में ही रहते आए हैं। एक बेटा और एक बेटी है। दोनों बच्चों को उन्होंने उच्च शिक्षा दिलाई है। शिक्षा पूरी करते ही बेटा बेटी अच्छी नौकरी की तलाश में विदेश चले गए। विदेश की आबोहवा दोनों को ऐसी लगी कि वे वहीं के स्थायी निवासी बन गए और दोनों अपनी अपनी गृहस्थी में खुश हैं। सालों नौकरी करने के बावजूद रविशंकर अपना मकान नहीं खरीद पाए। गृहस्थी के तमाम झमेलों और सरकारी मकान के चलते वे घर खरीदने के विचार से लापरवाह रहे। अब विमला को एहसास हो रहा था कि वक्त रहते उन्होंने थोड़ी सी बचत करके छोटा सा ही मकान खरीद लिया होता तो आज यह चिंता न होती। आज उनके पास इतनी जमा पूंजी नहीं है कि वे कोई मकान खरीद सकें, क्योंकि दिल्ली में मकान की कीमतें अब आसमान छू रही हैं। आज इतवार है। सुबह से ही विमला को चिड़चिड़ाहट हो रही है। तुम चिंता क्यों करती हो? एक प्रॉपर्टी डीलर से बात की है। मयूर विहार में एक जनता फ्लैट किराए के लिए उपलब्ध है। किराया भी कम है। आखिर हम बूढ़े बूढ़ियों को ही तो रहना है। हम दोनों के लिए जनता फ्लैट ही काफ़ी है। रविशंकर ने विमला को समझाते हुए कहा। 4 कमरों का फ्लैट छोड़कर अब हम क्या एक कमरे के फ्लैट में जाएंगे? आपने सोचा है कि इतना सामान छोटे से फ्लैट में कैसे आएगा? इतने सालों का जोड़ा हुआ सामान है। हम दोनों की ज़रूरतें ही कितनी हैं। ज़रूरत का सामान ले चलेंगे, बाकी बेच देंगे। देखो विमला, घर का किराया निकालना, हमारी तुम्हारी दवाओं का खर्च, घर के दूसरे खर्चे सब हमें अब पेंशन से ही तो पूरे करने होंगे। ऐसे में किराए पर बड़ा फ्लैट लेना समझदारी नहीं है। रविशंकर 2 टूक शब्दों में पत्नी विमला से बोले। बेटी से तो कुछ ले नहीं सकते, लेकिन बेटा तो विदेश में अच्छा कमाता है। आप उससे क्यों नहीं कुछ मदद के रूप में रुपए मांग लेते हैं, जिससे हम बड़ा फ्लैट खरीद ही लें? विमला धीरे से बोली। भाई, मैं किसी से कुछ नहीं मांगूंगा। कभी उसने यह पूछा है कि पापा आप रिटायर हो जाओगे तो कहाँ रहोगे? आज तक उसने अपनी कमाई का 1 रुपया भी भेजा है? रविशंकर पत्नी विमला पर बरस पड़े। विमला खुद यह सच्चाई जानती थी। शादी के बाद बेटा जो विदेश गया तो उसने कभी मुड़कर भी उनकी तरफ देखा नहीं। बस कभी कभार त्योहार आदि पर सिर्फ फ़ोन कर लेता है। विमला यह भी अच्छी तरह समझती थी कि उनके स्वाभिमानी पति कभी बेटी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। विमला उन माता पिता को खुशहाल मानती है जो अपने बेटे बहू नाती पोते के साथ रह रहे हैं, जबकि वे दोनों पति पत्नी इस बुढ़ापे में बिल्कुल अकेले हैं। आखिर वह दिन भी आ ही गया जब विमला को सरकारी मकान से अपनी गृहस्थी समेटनी पड़ी। रविशंकर ने सामान बंधवाने के लिए 2 मजदूर लगा लिए थे। कबाड़ी वाले को भी उन्होंने बुला लिया था, जिसको गैर जरूरी सामान बेच सकें। केवल ज़रूरत का सामान ही बांधा जा रहा था। विमला ने अपने हाथों से एक एक चीज़ इकट्ठा की थी। अपनी गृहस्थी को उसने कितने जतन से संवारा था। कुछ सामान तो वास्तव में कबाड़ था, पर काफ़ी सामान सिर्फ इसलिए बेचा जा रहा था क्योंकि नए घर में ज़्यादा जगह नहीं थी। विमला साड़ी के पल्लू से बार बार अपनी गीली होती आंखों को पोंछे जा रही थी। उसके दिल का दर्द बाहर आना चाहता था, पर किसी तरह वह इसे अपने अंदर समेटे हुए थी। उसके कान पति रविशंकर की कमीज की जेब में रखे मोबाइल फ़ोन की घंटी पर लगे थे। उसे बेटे के फ़ोन का इंतज़ार था, क्योंकि पिछले सप्ताह ही बेटे को रिटायर होने तथा घर बदलने की सूचना दे दी थी। आज कम से कम बेटा फ़ोन तो करेगा ही, कुछ तो पूछेगा। माँ छोटे घर में कैसे रहोगी? घर का साजो सामान कैसे वहाँ सेट होगा?
मैं आप दोनों का यहाँ आने का प्रबंध करता हूँ आदि। लेकिन मोबाइल फ़ोन बिल्कुल खामोश था। विमला के दिल में एक टीस उभर गई। आपका फ़ोन चार्ज तो है? विमला ने धीरे से पूछा। हाँ, फ़ोन फुल चार्ज है। रविशंकर ने जेब में से फ़ोन निकाल कर देखा। नेटवर्क तो आ रहा है? हाँ भाई, नेटवर्क भी आ रहा है। लेकिन यह सब क्यों पूछ रही हो? रविशंकर झुंझलाते हुए बोले। नहीं, कुछ नहीं, कहते हुए विमला ने अपना मुंह फेर लिया और रसोई घर के अंदर चली गई। वह अपनी आंखों से बहते आंसुओं को रविशंकर को नहीं दिखाना चाहती थी। सारा सामान ट्रक में लद चुका था। विमला की बूढ़ी गृहस्थी अब नए ठिकाने की ओर चल पड़ी। घर वाकई बहुत छोटा था। एक छोटा सा कमरा, उससे सटा रसोई घर, छोटी सी बालकनी से लगता बाथरूम जो कि टॉयलेट से जुड़ा था। विमला का यह फ्लैट दूसरी मंजिल पर था। विमला को इस नए मकान में आए 1 हफ्ता हो गया था। घर उसने सेट कर लिया है। आस पड़ोस में अभी खास जान पहचान नहीं हुई है। विमला के नीचे वाले फ्लैट में उसी की उम्र की एक बुजुर्ग महिला अपने बेटे बहू के साथ रहती है। विमला से अब उसकी थोड़ी थोड़ी बातचीत होने लगी है। शाम को बाजार जाने के लिए विमला नीचे उतरी तो वह बुजुर्ग महिला मिल गई। उसका नाम रुक्मिणी है। एक दूसरे को देखकर दोनों मुस्कुराई। कैसी हो विमला? रुक्मिणी ने विमला से पूछा। ठीक हूँ, घर में समय नहीं कटता। यहाँ कहीं घूमने टहलने के लिए कोई अच्छी जगह नहीं है? विमला ने रुक्मिणी से कहा। अरे तुम शाम को मेरे साथ पार्क चला करो, वहाँ हम उम्र बहुत सी महिलाएं आती है। मैं तो रोज़ शाम को जाती हूँ। शाम को 1-2 घंटे अच्छे से कट जाते हैं। पार्क यहीं नज़दीक ही है, रुक्मिणी ने कहा। अगले दिन शाम को विमला ने सूती साड़ी पहनी, बाल बनाए, गर्दन पर पाउडर छिड़का। विमला को आज यूँ तैयार होता देख रविशंकर ने टोका। आज कुछ खास बात है क्या? सज धज कर जा रही हो? हाँ, आज मैं रुक्मिणी के साथ पार्क जा रही हूँ, विमला खुश होती हुई बोली। विमला को बहुत दिनों बाद यूँ चहकता देख रविशंकर को अच्छा लगा, क्योंकि विमला जब से यहाँ आई है घर के अंदर ही अंदर घुट सी रही थी। विमला और रुक्मिणी दोनों पार्क की तरफ चल दीं। पार्क में कहीं बच्चे खेल रहे थे तो कहीं कुछ लोग पैदल घूम रहे थे ताकि स्वस्थ रहें। वहीं एक तरफ बुजुर्ग महिलाओं का ग्रुप था। विमला को लेकर रुक्मिणी भी महिलाओं के ग्रुप में शामिल हो गई। सभी बुजुर्ग महिलाओं की बातों में दर्द, चिंता भरी थी। कहने को तो सभी बेटे बहुओं व भरे पूरे परिवार के साथ रहती थी, लेकिन उनका मान सम्मान घर में ना के बराबर था। किसी को चाय समय पर नहीं मिलती तो किसी को खाना, कोई बीमारी में दवा इलाज के लिए तरसती रहती। 2 वक्त की रोटी खिलाना भी बेटे बहुओं को भारी पड़ रहा था। इन महिलाओं की जिंदगी की शाम घोर अपेक्षा में कट रही थी। शाम के ये चंद लम्हे वे अपने में बोल बतिया कर, अपने दिलों की कहानी सुनाकर काट लेती थी। अंधेरा घिरने लगा था। अब सभी घर जाने की तैयारी करने लगी। विमला और रुक्मिणी भी अपने घर की ओर बढ़ गईं। घर पहुंचकर विमला कुर्सी पर बैठ गई। पार्क में बुजुर्ग महिलाओं की बातें सुनकर उसका मन भर आया। वह सोचने लगी कि बुजुर्ग माता पिता तो उस बड़े पेड़ की तरह होते हैं जो अपना प्यार, घनी छांव अपने बच्चों को देना चाहते हैं, लेकिन बच्चे तो इस छांव में बैठना ही नहीं चाहते। तभी रविशंकर रसोई से चाय बना कर ले आए। लो भाई, तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय बना दी है, बताओ पार्क में कैसा लगा? विमला पति को देखकर मुस्कुरा दी। जवाब में इतना ही बोली, अच्छा लगा। फिर चाय की चुस्की लेने के साथ मुस्कुराती हुई बोली, सुनो, कल आप आलू की टिक्की खाने को कह रहे थे ना, आज रात के खाने में वही बनाऊंगी। और हाँ, आप कुछ छोटे गमले सीढ़ी तथा बालकनी में रखना चाहते थे ना, तो आप कल माली को कह दीजिए कि वह गमले दे जाए। हरी मिर्च, टमाटर के पौधे लगा लेंगे। थोड़ी बागबानी करते रहेंगे तो समय भी अच्छा कटेगा। यह कहते हुए विमला खाली कप उठाकर रसोई में चली गई और सोचने लगी कि हम दोनों एक दूसरे को छांव दें और संतुष्ट रहें। रविशंकर हैरान थे। कल तक वे विमला को कुछ खास पकवान बनाने को कहते थे तो विमला दुखी आवाज़ में एक ही बात कहती थी, क्या करेंगे पकवान बनाकर? परिवार तो है नहीं। बेटे बहू नाती पोते साथ रहते
तो इन सब का अलग ही आनंद होता। गमलों के लिए भी वे कब से कह रहे थे, पर विमला ने हामी नहीं भरी। विमला में यह बदलाव रविशंकर को सुखद लगा। रसोई घर से कुकर की सीटी की आवाज़ आ रही थी। विमला ने टिक्की बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। घर में मसालों की खुशबू महकने लगी थी। रविशंकर कुर्सी पर बैठे बैठे गीत गुनगुनाने लगे। आज उन्हें लग रहा था जैसे बहुत दिनों बाद उनकी गृहस्थी की गाड़ी वापस पटरी पर लौट आई है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले कहानी वाले वीडियो में। धन्यवाद।